चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए सोसाइटी के अब तक के लेक्चर में हम चैप्टर 3 जो कर रहे थे दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में कास्ट को अच्छे से समझा, ट्राइब को भी अच्छे से समझा। आज हम फैमिली के वाइज चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, उसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि हमने हर बार ये सीखा कि सपोज़ कीजिए कि इस क्लास में हम बैठे हुए हैं, अगर देखा जाए तो हम हैं तो एक जनसंख्या ही, हम पॉपुलेशन हैं, और पॉपुलेशन के वाया देखा जाए तो डेमोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में हमारी कई डायमेंशंस हैं। जैसे हम किस एज ग्रुप के लोग हैं, ये एक चीज़। हमारा लिटरेसी का लेवल कितना है, ये दूसरी चीज़। जेंडर ओरिएंटेशन कितनी है इस क्लास की, ये एक एस्पेक्ट। हमारा न्यूट्रिशन, हमारा हेल्थ लेवल क्या है, ये भी एक एस्पेक्ट। वर्क पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग कामकाजी हैं कितने नहीं, ये सारी बातें हैं जो एक जनसंख्या के संदर्भ में हम डेमोग्राफी के वाया पढ़ते हैं। बट बात यहीं तो नहीं रुक जाती, ये पॉपुलेशन किसी और मैनर में भी समझी जा सकती है। जैसे आप सब जब यहाँ बैठे हैं तो आप इस समय इस क्लासरूम का एक ग्रुप का हिस्सा हैं, और ये ग्रुप है सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स का। आप एस्पिरेंट्स के रूप में एक ग्रुप हैं, और आप बहुत क्लियरली खुद को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एक ऐसे ग्रुप से जिस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोज कीजिए किसी तरह का डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, तो वो भी नंबर ऑफ पीपल हैं, आप भी नंबर ऑफ पीपल हो। दोनों नंबर ऑफ पीपल डेमोग्राफी का सब्जेक्ट मैटर तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दोनों के ही डिफरेंट एम्स हैं, और दोनों ही उस एम को अचीव करने के लिए खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे। आपने खुद को डिफरेंट मैनर में ऑर्गेनाइज किया है कि आपके एक लेक्चरार हैं, आप उनके वाया लेक्चर लेते हैं, कंटेंट कवर करते हैं, असेसमेंट करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये आपकी प्रक्रिया है, उनकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग हो सकती है। तो पॉपुलेशन ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में ऑर्गेनाइज होती है, एक एलिमेंट ये। इस ग्रुप को या इस कम्युनिटी को रेगुलेट करने के लिए, कंटिन्यू करवाने के लिए, मेंटेन करने के लिए वी नीड सम इंस्टीट्यूशंस, एंड सच इंस्टीट्यूशंस आर सोशल इंस्टीट्यूशंस। social institutions, and in that context education is social institution. Schools, colleges, universities, educational institutes are social institutions. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये जो इंस्टीट्यूट है एक सोशल इंस्टीट्यूट के रूप में काम कर रहा है, और आपको एज अ ग्रुप रेगुलेट कर रहा है। एक ऑर्डर में आप बैठे हैं, एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और रोज आप आते हैं, रोज जाते हैं। आपको इस रूप में देख करके कोई भी बता सकता है कि आप कुछ तैयारी कर रहे हैं। ये इसलिए ही हो पाया ना कि आपका यहाँ आना, पढ़ना, बैठना, इसका एक कोई ढांचा है, कोई स्ट्रक्चर है। वो ढांचा इसलिए है ना क्योंकि कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, और वो है द सोशल इंस्टीट्यूशंस। इस तरह से हमने 3 मुख्य सोशल इंस्टीट्यूशंस को चैप्टर में पकड़ा। पहला था कास्ट, दूसरा था ट्राइब्स, और तीसरा है फैमिली। कास्ट ने अब तक की जनसंख्या को बड़े सारे मायनों में रेगुलेट किया है। जनसंख्या भारत में मान लीजिए पिछले 4500 वर्षों से है, 4500 ईयर्स, चलिए हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से। उनकी शिक्षा का स्तर कितना था, उनका रोज़गार क्या था, उनमें औरतें और मर्द कितने थे, सब हम देख सकते हैं। लेकिन पिछले 4500 साल से उस जनसंख्या के मामले में एक और चीज़ भी पढ़नी ज़रूरी है कि एक बहुत बड़े वर्ग से शिक्षा का अधिकार ले लिया गया था, और वो वर्ग शूद्र था, और जो कि अवर्ण था। कास्ट हिंदू के साइकिल में भी नहीं आता था, कास्ट हिंदू साइकिल से बाहर था, नॉन कास्ट था, जिसे हम दलित भी कहते हैं। तो वो तो फिर 4500 वर्षों तक शिक्षा का अधिकार आपने उनसे ले लिया।
वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते, वो मंदिर में नहीं जा सकते, पुराण नहीं पढ़ सकते। ऐसे में जनसंख्या एक बात, लेकिन उस जनसंख्या में वो इतना बड़ा वर्ग आज इलिटरेसी के पैमाने पर सबसे टॉप पर है, इलिटरेसी में, अशिक्षा में। इसका तो कोई कारण होगा ना। और वो थी एक सोशल इंस्टीट्यूशन, और वो सोशल इंस्टीट्यूशन थी जाति प्रथा। जाति प्रथा ने जनसंख्या के उस बड़े धड़े को शिक्षा से वंचित रखने का रोल प्ले किया। तो हम कैसे ना पढ़े जनसंख्या को इस संस्थाओं के रूप में, सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में। क्योंकि आज अगर पॉपुलेशन में उन लोगों की लिटरेसी लेवल बहुत गिरी है, तो फिर उसका कारण तलाशने के लिए हमें सोशल इंस्टीट्यूशन के पास जाना होगा। और उन सोशल इंस्टीट्यूशंस में से एक इंस्टीट्यूशंस जाति होगी। और जाति को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जातिवादी समाज के उस हियरार्की में, सीढ़ियों में जैसे पायदान होते हैं, उसमें सबसे निचले पायदान पे ये लोग थे। इन कारणों से इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया, इसलिए ये आज पिछड़े हुए हैं। तो इनको फिर हमें अगर लिटरेसी लेवल रेज करना है, तो हमें पहले तो इस जातिवाद की वजह से इन पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो प्रतिबंध हटवाने होंगे। और दूसरा, इनके समर्थन हेतु नए नियम बना के इन्हें अपने हाथों पर रख के ऊपर उठाना होगा, दैट इज रिजर्वेशन। और फिर हम इन्हें उनके बराबर ला करके खड़ा करें, तो हम इन्हें फिर मेरिट बेस्ड एग्जाम में फाइट करवा सकते हैं उनके साथ। लेकिन इतना कुछ करने के लिए जनसंख्या को केवल जनसंख्या के रूप में तो नहीं देख सकते। पंखा बंद कर देते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना? कोई बात नहीं, कर देते हैं। पक्का आई बात समझ में? जनसंख्या को इन संस्थाओं से भी जोड़ के देखना है। ठीक है कमल? इसलिए देख रहे हैं। देखते देखते परिवार तक आ गए, फैमिली। फैमिली शब्द मेघा जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर आज फैमिली फंक्शन पे जाना है, सर आज फैमिली के साथ आउटिंग है। ऐसे एक अधिकार से ही मिल जाता है छुट्टी करने का, जैसे ही वर्ड फैमिली आ जाए। फ्रेंड के साथ जाना कहना डरेंगे, फैमिली के साथ अधिकार से कहेंगे। यार सर फैमिली नहीं मान रही, फैमिली से बात भी नहीं की होती, लेकिन अपने मन से एक मनगढ़ंत कहानी की सर फैमिली नहीं मान रही, या फैमिली ने काफ़ी फोर्स किया है तो हम ये कर रहे हैं। फैमिली से कभी बैठ के पूछो फैमिली आपने कुछ किया, वो कहते हैं तो मर्जी शुरू से करते हैं, हमने तो कुछ कहा नहीं, जो इन्होंने कहा हमने वो मान लिया। लेकिन फैमिली बहुत बड़ी चीज़ है। ये वही फैमिली है जिसकी हर रोज़ के हमारे जीवन में चलने वाले कार्यों में इंटरफेरेंस से भी हमें प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम इनसे दूर हों हम उन इंटरफेरेंसेस को मिस करते हैं। ये वो फैमिली है। फैमिली में भाई बहन, माता पिता, चाचा ताया, भतीजा, बुआ, मासी, फूफा, सबका हमें बड़ा मान होता है। ये वही फैमिली होती है जहाँ वर्ल्ड में हमसे सबसे ज़्यादा केयर, स्नेह और संबंधों की गर्माहट मिली होती है। लेकिन ये वही फैमिली होती है जो दुनिया में सबसे खतरनाक कन्फ्लिक्ट भी देखती है, चाहे वो संपत्ति के नाम पर हों, संपत्ति बंटवारे को लेकर के हों, और चाहे घर में रोज़ अस्तित्व की लड़ाई हो, चाहे वो लिंग पर आधारित दबाव बनाने की बात हो, तो हम इन्हीं फैमिलीज़ में डोमेस्टिक वायलेंस भी देखते हैं। औरतों पर उत्पीड़न के मामले भी इन्हीं फैमिली में ही आते हैं। जिंदा जला देने के दहेज ना मिलने के कारण जिंदा जला देने के भी नतीजे यही मिलते हैं। इन्हीं फैमिली में हम देखते हैं जब मर्दों को गलत आरोपों में फंसवा भी दिया जाता है, उनको भी उत्पीड़न झेलना पड़ता है। और इन्हीं फैमिली ही थी जिसके महाभारत बन गई, फैमिली ही थी ना। और क्या थे वो जो कौरव और पांडव थे, कौन थे वो? कज़न थे। एक परिवार की गाथा कहाँ तक पहुँची आप देखिए। तो ये फैमिली है। फैमिली का एक बहुत अहम रोल होता है हमारे जीवन में, एक भूमिका होती है हमारे जीवन में। मैं समझाता हूँ। अगम सोच रहा है कि ये भूमिका क्या ही होती होगी। अगम एक कहानी से समझाऊंगा, कल भी समझाया होगा, आज भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। पौराणिक कहानी है एक। अगम एक फैमिली है, फैमिली में एक राजा हैं, उनका नाम हिमावन है।
एक रानी है, उनका नाम मैनावती है, और उनकी एक पुत्री है पार्वती। राजा हिमावन की पहले कई पुत्रियां हुई, सभी की सभी नदी बन के चली गई। यानी कि राजा हिमावन ने समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाने हेतु अपनी कई पुत्रियां समाज कार्य में लगा दी, नदी बना दी। गंगा भी एक पुत्री थी, नदी बन के चली गई। राजा हिमावन एक दिन बहुत चिंतित थे कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा, मैं कब कन्या दान करूंगा। तो आदिशक्ति ने उन्हें वरदान दिया कि मैं आपके घर से जन्म लूंगी, पार्वती बन के आपको मोक्ष मिलेगा। अब ये चिंता का विषय हो गया कि पार्वती का यदि विवाह महादेव से हो जाएगा, राजा हिमावन मुक्त हो जाएंगे, पुण्य लग जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा, चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि राजा हिमावन जो हैं, वो जिस फैमिली से आते हैं, जिस पोजीशन पर वो हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कभी भी अपने दायित्वों से परे ना जाएं। हिमालय से धरती मुक्त नहीं हो सकती, हिमालय चाहिए। इसलिए देखिए, वो मोक्ष के पुण्य से विमुख हो गए। उन्हें यह संकल्प लेना पड़ा कि पार्वती के विवाह उपरांत भी मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूंगा, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। और यह निर्णय लेना पड़ा क्योंकि वो एक परिवार से थे और उस परिवार पर यह दायित्व था। इसी तरह से एक योगी के घर में जन्मी संतान पर एक खास तरह का दायित्व आ जाता है। एक राज परिवार में जन्मी पर संतान के ऊपर एक खास तरह का दायित्व। एक दलित परिवार में जन्मी संतान का खास तरह से उत्पीड़न भी होता है। आप कहाँ प्लेस्ड होंगे सोसाइटी में, और उस प्लेसमेंट की वजह से आपको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, क्या ड्यूटीज़ मिलेंगी, क्या राइट्स होंगे, क्या कार्य करने की अनुमति होगी और क्या नहीं, ये निर्धारित होता है कि आप किसी परिवार में जन्मे हैं। परिवार बड़ी चीज़ है, इसको सरलता से नहीं लेना। परिवार में आप जन्मे हैं, यहाँ से इसको समझिए ऐसे। सपोज कीजिए एक फैमिली ब्राह्मण, एक फैमिली क्षत्रिय, एक फैमिली वैश्य, एक फैमिली शूद्र। और ब्राह्मण परिवार में जन्म ले गए हैं संतान, ये संतान 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर। अब आप देखिए कि ध्यान से अगर हम देखें तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, वो सोशल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ है वो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ टेरिटरी, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन। एंड फॉर दैट यू हैव टू फुलफिल मैनी ड्यूटीज, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली यू नीड पावर। दायित्वों के निर्वाह हेतु शक्ति चाहिए। सो हु विल होल्ड दिस पावर, ये पावर कौन होल्ड करेगा? यानी कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन पॉलिटिक्स है, इसमें ये जो सत्ता है, शक्ति है, ये कौन होल्ड करेगा? आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर कीजिएगा। चाइल्ड नंबर 1, 2, 3 और 4, जल्दी आंसर करें। चाइल्ड नंबर 2 क्षत्रिय। चाइल्ड नंबर 2 विल होल्ड दिस पावर बिकॉज वो क्षत्रिय परिवार में है। और क्षत्रिय परिवार की, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय गोत्र जन्म को ये अधिकार है कि वो समाज की रक्षा करेंगे। दे आर द सेवियर, दे आर द प्रोटेक्टर्स। सो इस सोशल इंस्टीट्यूशंस ने फैमिली सिस्टम को इस तरह से प्रभावित किया, लेकिन ये फैमिली भी तो इस सोशल इंस्टीट्यूशन को प्रभावित कर रही है ना, क्योंकि इसी फैमिली का इस सोशल इंस्टीट्यूशन पे दबदबा है। अब ये फैमिली और ये फैमिली तो ये चीज होल्ड नहीं कर सकती ना। तो ये संस्था और ये परिवार दोनों एकिन हो गए ना, इजिकल टू हो गए ना, और जीवन चलते जा रहा है। अब संतान योग्य हो या अयोग्य हो, लेकिन यही बन सकता है। इससे राजनीति प्रभावित होगी, नेचुरली होगी। और राजनीति
परिवारों को प्रभावित कर रही है कि अब ये चाइल्ड नंबर 4 जितना मर्जी योग्य हो जाए, होल्ड नहीं कर सकता पावर। सोशल इंस्टीट्यूशन ने परिवारों को कैसे प्रभावित किया कि ये जितना मर्जी योग्य हो जाए, जो मर्जी मेरिट प्रूफ कर दे, जितना मर्जी कैलिबर प्रूफ कर दे, क्योंकि ये शूद्र फैमिली में है जन्मा, ये नहीं पावर होल्ड कर पाएगा। और ये अयोग्य भी हो जाए, क्षत्रिय कुल में जन्मा बंदा, पावर होल्ड करेगा ये। इस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली को और फैमिली सोशल इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट करती है। ये तो मैंने एक उदाहरण सिखाया, पर ये दोनों जुड़े हैं आपस में। आई बात समझ में? इसी तरह से ब्राह्मणों के लिए पोजीशंस रिजर्व हैं, जैसे आप सीधे देख सकते हैं एजुकेशन, ये भी एक अलग सोशल इंस्टीट्यूशन है। देखिए अगला इंस्टीट्यूशन रिलीजन। एजुकेशन और रिलीजन में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1 2 3 4 कौन सा चाइल्ड डेस्टिन्ड है जाने को? 1 फर्स्ट, यही जाएंगे। ये तीनों चाहे जितने मर्जी योग्य हो जाएं, यही जा सकते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स कौन करेगा? 3rd नंबर चाइल्ड, क्योंकि वो वैश्य परिवार में जन्मा है। और परमानेंट सर्विंग ग्रुप कौन है इनमें से जो तीनों को सर्व करेगा? दैट इज 4 शूद्र। आपके सामने, आपने एकदम से आंसर बता दिए। मैंने तो आपके सामने सिर्फ सोशल इंस्टीट्यूशंस रखे, जैसे कि इकोनॉमी, जैसे कि एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स। आपने हर फैमिली से कौन कौन जाएगा आपने बता दिया। फैमिली एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड। तो फ्यू ग्रुप्स आर प्रिविलेज्ड, few groups are not privileged. They are somewhere better than the 4th. 4th is totally not privileged, and 4th can do agriculture also, but now that caste, that one system is closed further. Now the 5th child, that 5th child is outcast. They are the varna, savarna, and he is outcast, she is outcast, it is avarna, dalit। ये सर्विंग ग्रुप इकोनॉमी, ट्रेड एंड कॉमर्स, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, किसी में नहीं जा सकता ये। और अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूटेड वर्क्स में, जैसे मांस, मैला, साफ सफाई, मल मूत्र इकट्ठा करना, इन कामों में। जितना मर्जी योग्य हो जाए, पहले तो योग्य होने के अवसर ही नहीं है, कैसे होगा योग्य? इनको काट दिया इससे, और सारे मुख्य संस्थान इनके हाथ में थे, तो इन सभी इंस्टीट्यूशन से इसको हमने बाहर कर दिया। ना एजुकेशन, ना रिलीजन, ना पॉलिटिक्स, तो ये कैसे डेवलप होगा? पहले तो ऑप्शन ही नहीं है डेवलप हो जाए। भगवान करे कि कोई डिविनिटी ऐसी हो जाए, ये हो भी जाए डेवलप। ये बंद है, टोटल टाइट चैम्बर है, ये अंदर घुस भी नहीं सकता। तो इन संस्थाओं पे इसका कंट्रोल ही। फैमिली में जन्म ऐसा हो गया कि सारे इंस्टीट्यूशन से इसे विमुख कर दिया। इमेजिन करिए इतनी बड़ी जनसंख्या को, है तो जनसंख्या ही थे, लेकिन सामाजिक संस्थाओं का परिवारों पे कितना प्रभाव है। इट इज द फैमिली। अब अपनी अंदर फैमिली के अंदर उसका अपने माता पिता से, परिवार से क्या संबंध है वो एक अलग बात है। भाई बहन से क्या विवाद है वो अलग बात है। संपत्ति को लेकर के क्या विचार है वो अलग बात है। अब ध्यान से सुनो, समझो इस चीज को। ब्राह्मण मर्डर भी कर दे तो कुछ गऊ दान दे करके बचेगा। शूद्र के साथ तो क्या होगा, चलो मैं इसकी बात करता हूं।
गलती से गाय भी चोरी कर ले, अगर कुछ भी चोरी कर ले, चोरी थेफ्ट, मृत्यु दंड की सजा है। दोनों के लिए न्याय प्रणाली अलग हो गई। इनइक्वालिटी, इसका अर्थ क्या हुआ? न्याय प्रणाली अलग हो जाने का अर्थ क्या हुआ? इसका स्थान जो है समाज के अंदर वो हमेशा ही निम्न रहेगा बाकियों के मुकाबले। लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा, ये अपनी न्याय प्रणाली नहीं बना सकते ज़्यादा नंबर में इकट्ठे होके। इनको रहना इसी न्याय प्रणाली के अंदर है, यानी कि इन्हें होलिज्म फॉलो करना है, रहना उसी लार्जर सोसाइटी में है। ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपना एक समाज बना के अपने नियम कानून, अपनी दंड संहिता, अपनी आचार संहिता बना लेंगे। बड़े समाज का हिस्सा है ये समाज इन्हें अलग भी नहीं होने देगा। तो हमेशा के लिए ये ऐसी ही परिस्थिति में रहेंगे, इसके भी व्यवस्था की जाती है ताकि ये इनको सर्व करते रहे। तो वो व्यवस्था बहुत बड़ी चीज़ है। आई बात समझ में? तो देखिए, एक फैमिली में होने की, वो घर में क्या लड़ता झगड़ता अलग बात है, लेकिन उस फैमिली में जन्म होने की वजह से उसने एक क्राइम किया, चोरी, और इस फैमिली में जन्म लेने की वजह से इसने एक क्राइम किया, हत्या, लेकिन दोनों पर सजा कितनी अलग। आई बात समझ में? तो आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेटेड हो रही हैं कि आप किन फैमिलीज़ में जन्मे हैं, क्योंकि उस हिसाब से सोशल इंस्टीट्यूशंस फिर आपके ऊपर नियम लागू कराएंगी। एक समय तक यही व्यवस्था है। फिर देश, यही कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड होना चाहिए, कंट्री रूल बाय लॉ होनी चाहिए। तो कंट्री फिर संविधान से चल रही है, नियम कानूनों से चल रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर आज भी इन संस्थाओं का प्रभाव प्रबल है, ये बड़ा है। आई बात समझ में? लेकिन हम इसे उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले, तो सबसे पहले इसको ख़त्म किया गया, ये जो एक बनाया गया है सिस्टम, कल्चरल लेवल पर आप इसे कर रहे हैं, फॉलो करिए, लेकिन पॉलिटिकल, रिलीजन, एजुकेशन, ट्रेड, कॉमर्स, सर्विंग ग्रुप, इनको मिटाया गया पहले। इनमें ये अब कुछ नहीं चलेगा, टोटल बैन। तो ये ऊपर से डिलीट कर दिए। आई बात समझ में? और सबको इसकी जगह क्या प्रोवाइड कर दिया? मेरिट बेस्ड कंपटीशन ओरिएंटेड एग्जाम। सारे लड़ो और आ जाओ, जिसको जिधर घुसना है घुस जाओ। टीचर बनना है, सारे बन सकते हैं, ऑल पेपर क्लियर करना पड़ेगा। उसमें फिर देखा कि ये तो बहुत डिसएडवांटेज था, तो इसको एससी कैटेगरी के तहत इनके मुकाबले उठा के यहाँ रखा। ये यहाँ से दौड़ेगा, ये सारे यहाँ से दौड़ेंगे। इसको इसके थोड़ी क्लोज लेके आए। ये शूद्र ओबीसी कैटेगरी, इसको ओबीसी में डाला। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा के यहाँ रखा। आई बात समझ में? और उसी में एक और आते हैं शेड्यूल ट्राइब, ट्राइबल्स, उनको भी बराबर उठाया। तो इस तरह से फिर इनको ऊपर उठाया ताकि इनके साथ ये बराबर फाइट कर सकें इस जॉब के लिए। ये व्यवस्था हमने की। तो आज भी आप देखें, आपका स्टेटस इंपॉर्टेंट है कि आप रिजर्व्ड फैमिली से या अनरिजर्व्ड फैमिली से। यू आर फ्रॉम द रिजर्व्ड फैमिली और अनरिजर्व्ड, यानी कि कैटेगरी क्या है आपकी। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कंट्री। क्वेश्चन एग्ज़ाम के फॉर्म में भी भरना ज़रूरी है ये बात, और वैसे भी आपकी दिशा निर्धारित करता है, आपकी तैयारी, आपकी प्रेपरेशन, फैमिली का माइंडसेट। तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे देश का, दैट इज़ द सेक्टर ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, दैट इज़ इकोनॉमी, जिसमें आज रिजर्वेशन है, जिससे आपकी फैमिली के मूव डिसाइड हो रहे हैं, कदम, कि आप भी एस्पायर कर रहे हैं कि हम भी पहुंच सकते हैं वहां पर, जो ग्रुप्स आप आज दिन तक सपना भी नहीं देख सकते थे इस चीज़ का। सो फैमिलीज आर गेटिंग मोर एंड मोर प्लेटफॉर्म्स। तो वो अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, उन पे खर्चा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ताकि अवसर मिला है तो हम आगे बढ़ जाएं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब उनके घर से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई डॉक्टर
या कोई इंजीनियर निकल आएगा, फैमिली स्टेटस चेंज होगा, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बदलेगी, और जैसे जैसे उनका फैमिली स्टेटस, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने लग जाएगी, उनके वैल्यू सिस्टम, उनके नॉर्म, उनके बिलीफ सिस्टम में भी परिवर्तन आएगा। फिर वो शहरों की ओर जाना प्रेफर करेंगे, वो क्लोज्ड सोसाइटी से, कुनबा जीवन, कम्युनिटी जीवन से थोड़ा आगे जाएंगे और बच्चों को और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्हें देख करके उनके पूरे समाज में लहर दौड़ेगी कि पढ़ करके इनका परिवार बदल गया, हमें भी बदलना है। पूरी की पूरा समाज बदलने की और लहर बढ़ेगी, और इसी लहर में समाज परिवर्तित हो जाएगा। तो शुरुआत हमने देखी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे की, चेंज फैमिली हुई, फैमिली से अल्टीमेटली चेंज फिर सोसाइटी हो गई, पूरी कम्युनिटी हो गई। इस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड आवर फैमिलीज आर वर्किंग क्लोजली। फैमिली मने वो फैमिली नहीं जिसके साथ उठते बैठते हो दिन रात बस, फैमिली मने बहुत कुछ। ओके, टॉपिक को एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने यह कंसेप्ट सिखाया ताकि आप टॉपिक को संजीदगी से समझें, उसकी सीरियसनेस को समझें कि भाई टॉपिक है क्या। आज समस्याएं हाँ है कहाँ, जब किसी से रिजर्वेशन पे डिबेट करनी है, उसकी धक्यानुसी बातों को खदेड़ने के लिए कंटेंट हो अपने पास, और कंटेंट ऐसा ना हो कि बातूनी हो, ऐसे समझा सको मैथमेटिक्स की तरह कि भाई ये, और वहां पे रट्टा ना मारना पड़े। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं पता हो, एजुकेशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सब पता है, उंगलियों पे नाच रहा है काम। देन इट इज योर प्रैक्टिकल नॉलेज, then it will give you some benefit in the sense that you can present yourself completely in the direction in which you want to present yourself। उस दिशा में खुद को प्रस्तुत कर पाओगे जिस दिशा में करना चाहते हो, वहां पे मग नहीं हो जाओगे कि खुद को बता ही नहीं पाया क्या बताना चाहते थे, मैं आपको समझा ही नहीं पाया क्या समझाना चाहता था। दैट इज द मैनर। हालांकि हमने कई और तरीकों से भी इसे कई बार समझा है। अब जब हम फैमिलीज की बात करते हैं तो फैमिलीज में आपको क्या नज़र आता है? दो चीज़ें और नज़र आती होंगी। फैमिली मेल हेडेड है या फैमिली फीमेल हेडेड है, ऐसी चीज़ें भी निकल के आती हैं, मेल हेडेड और फीमेल हेडेड। और ये मेल हेडेड है या फीमेल हेडेड है, ये है इस फैमिली का ढांचा। दिस क्लास का डोर खुला, अभी ये दरवाजा खुला हमने, एक देसी आदमी मतलब लेमैन देसी एक लेमैन जब एंटर करेगा, वो वापस जाएगा, उसको कोई पूछेगा, उसको इतनी टेक्निकल वर्ड तो नहीं पता, वो बोलेगा क्लास का क्या सेटअप क्या चल रहा था, वो कहेगा सारे बैठे थे, एक खड़ा होकर पढ़ा रहा था, मैं नहीं हूँ क्लास में। एक बंदा आया, क्लास का सेटअप क्या था, ना कोई अथॉरिटी थी ना कोई करा रहा था पढ़ा रहा, सारे अपना चीख चिल्ले मचा रहे थे, एक दूसरे पे गिरे हुए थे। 2 बार आया, दोनों बार अलग नज़ारा। पहली बार फैमिली टीचर हेडेड है, क्लास टीचर हेडेड है, तो उसने जाके जो सेटअप बताया, उसने जाकर के जो स्ट्रक्चर बताया, वो एक अलग चीज़ थी। सेकेंड टाइम में जो स्ट्रक्चर बताया वो अलग बात है। When you are talking about that families male headed or female headed, actually you are talking about the structure of the family। फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, हेड कौन कर रहा है, मेल हेडेड है तो फीमेल की पोजीशन क्या है पता करो। ये बहुत डीप स्टोरी बताती है, फिर तो पता लगेगा कि फीमेल की पोजीशन ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो मेल के पास है, रूल एंड ऑर्डर मेल के बनाए नियमों से फॉलो होते हैं, ऑर्डर की पालना करवाने का काम फीमेल करती है, नियम पापा बनाते हैं, पालन मम्मी करवाती है। जैसे नियम बनाया कि कल रात से 9 बजे सारे सो जाएंगे, और मम्मी शाम से ही समझा रही है, पापा ने बोला हर हाल में 9 बजे, गुड्डू 8 बजे आ जाइयो, मोड़ चौराहे वाले अपने दोस्त छोड़ के, 8 बजे नहीं आया तो फिर देख ली।
पापा ने बस रूल दे दिया, ऑर्डर, मम्मी फॉलो कराएगी। मम्मी कौन है? मम्मी एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्टाफ है, IAS IPS, जो नियम कानून की पालना करवा रही हैं आपसे, लागू करवा रही हैं। आई बात समझ में? एग्जीक्यूट। और पापा यहां पर कौन है? पापा यहां पर ये हैं वो जो नियम बना रहे हैं, दैट इज द लेजिस्लेचर, कानून बना दिया। दोनों को अपनी भूमिका। तो सोसाइटी, फैमिली मेल हेडेड, ये मैंने एक तरीके समझाया, ये बिल्कुल अलग भी हो सकता है कि मेल हेडेड का मतलब फीमेल का उत्पीड़न है, गले से आवाज़ नहीं निकलने देते, सुन्न में रखते उसको, ची से चू नहीं करने देते, चोंच नहीं खोलने देते, ऐसे अलग अलग जगहों पे शब्द हैं। फरीदाबाद के इलाके में चले जाएंगे, वहाँ पे औरत 2 शब्द ज़्यादा बोले, कहेंगे ज़्यादा चोंच मत खोल, ज़्यादा फड़फड़ा मत, ज़्यादा पंख ना फैला, ऐसे शब्द बने होंगे, आपने सुने भी होंगे। आई बात समझ में? तेरे काफ़ी पर निकला है आजकल, तेरे कुतरने पड़ेंगे, काफ़ी सिर उठ रहा है आजकल। तो ये हो गया फीमेल डोमिनेटेड। तो मेल हेडेड कैन बी मेल डोमिनेटेड ऑल्सो। अब यही फीमेल हेडेड है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो मेल है, हिमालय का क्षेत्र, हिमाचल, और मेल मेजॉरली काम की तलाश में शहरों में गए हुए हैं, पीछे बच गई फीमेल। तो जितनी भी हिमाचल से आजकल ब्लॉग बन रहे हैं, औरतें हैं सारी। अब मैं जा रही हूँ, घास काटूंगी, घास काट के लेके आ रही हैं, ये हमारी गऊओं का गौशाला है, इसमें डालूंगी घास, ये हमारी सब्जी बनेगी, ये हमारा फीमेल ही फीमेल दिख रही है अपन को। शहर कहाँ है? महिंद्रा पिकअप लेके गए हुए हैं, टाटा 407 लेके निकले हुए हैं, राजस्थान चल रहे, वहीं रहते हैं, पत्थर ढोते हैं, कोई कहीं लगा हुआ है, मतलब गाँव से निकले हुए हैं मेल। चारों तरफ फीमेल ही फीमेल, फीमेल ही बच्चों को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, फैमिली का सेटअप सारा फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। ओके, ये स्ट्रक्चर है भाई इनका। तो मेल हेडेड है कि फीमेल हेडेड है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली। बट माई क्वेश्चन टू यू इज दिस ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली? क्या ये सिर्फ एक परिवार का ही ढांचा हुआ? अगर आप खड़े हो, एक आदमी, आम आदमी खड़ा है, वो देख रहा है, अरे औरतें ही औरतें हैं यार, उसकी कहानी खत्म होगी, चाय पी के भूल गया। एक सिविल सर्वेंट खड़ा है, जब वो ये देख रहा है कि फीमेल काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ से क्या है, क्या तो पता करेंगे भाई क्या है मैडम, तो बताएंगे कि भाई हमारे घर से लोग जो हैं वो मर्द जो हैं वो काम करने बाहर गए हैं। देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल वर्क ऑन द डाटा कि क्या कारण है कि यहाँ से इतना पलायन है, माइग्रेशन है मेल का। यहाँ पर इनफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्या? यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के नेटवर्क अच्छे नहीं बने, यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं आई, यहाँ बाज़ारों का विकास नहीं हुआ, यहाँ पर प्राचीन काल से चलने वाला वो जो हार्ट सिस्टम है, द मूवेबल मार्केट, वो अब लगनी बंद हो गई है। क्या कारण है? यहाँ से क्यों जा रहे हैं? मर्द स्किल्ड नहीं है यहाँ के लोकल स्कूल्स में, उनकी जगह टीचिंग की जॉब कोई और पा रहा है बाहर से आकर के। व्हाट आर द रीजंस? तो व्हेन मेल आर माइग्रेटिंग and the household is female headed, you have to understand कि some economic factors are there. So your family structure is ultimately dependent on the social institution या फिर आदिवासी क्षेत्र और भारत के खनिज संपन्न क्षेत्र, मिनरल रीजन्स, मिनरल्स वहाँ हैं, इंडस्ट्री वहाँ है, और वहीं के लोग गरीबी में जी रहे हैं। कभी सोचा? पंजाब में 0 मिनरल, तरक्की देखो। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, और मेजॉरली ये स्टेट आते हैं बीमारू राज्य। कारण खनिज आपके पास है, मिनरल आपके पास है, जंगल आपके पास है, नदियाँ आपके पास है। क्यों पिछड़े? पिछड़े इसलिए कि जो खनिज के लिए वहाँ इंडस्ट्री लग रही है, जो मिनरल वहाँ से निकल रहा है, ये लोग उस इंडस्ट्री में काम करने के योग्य नहीं हैं। वहाँ पे काम जालंधर NIT से निकला बंदा या जालंधर के इंजीनियरिंग कॉलेज से रिक्रूट हुआ बंदा कर रहा है, दिल्ली के लोग जाके काम कर रहे हैं, अदर स्टेट के लोग, क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, वो स्किल्ड हैं, तो वहाँ की मिनरल्स का बेनिफिट उनको मिल रहा है जो बाहर से आ रहे हैं, वहाँ के लोगों को नहीं। तो द ऑफिसर विल स्टडी कि what is the reason they are having rich mineral resource area,